सबसे पश्चिमोत्तर जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। उस जैसलमेर जिले में 35 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है, और ये 35 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है मित्रों जो सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है। यह सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो बाउंड्री है, हमारे देश का जो बॉर्डर है, समझ रहे हो, देश का बॉर्डर रेड क्लिफ रेखा है। जैसे कि आपने देखा होगा यहां गांव आता है मित्रों जिसका नाम है कोणा गांव, और ये कोणा गांव श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। बॉर्डर है कश्मीर से लेकर गुजरात तक बॉर्डर है। 3310 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर है रेड क्लिफ रेखा जिसका नाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर यह बॉर्डर अपना कोणा गांव से शुरू होता है और बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है मित्रों बाखासर। एक नाम बाखासर। अब बाखासर बाड़मेर तक का ये जो बॉर्डर है रेड क्लिफ रेखा, आप सभी को पता है, सभी इस बात से बहुत अच्छे तरीके से परिचित है और रेड क्लिफ रेखा को बहुत ही बारीकी से जानते हैं। राजस्थान में 1070 किलोमीटर का डिस्टेंस है। राजस्थान के 4 जिले आते, गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर आता है। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर की बाउंड्री पर मित्रों 35 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है। हमारा जो हमारी जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ का ये जो बॉर्डर आता है मित्रों, इस बॉर्डर के ऊपर 15 फीट की एक एंगल लगी हुई है। यानी 15 फीट की क्या लगा रखी है, यहां पर एंगल लगा रखी है, यानी तारबंदी कर रखी है। वो एंगल जो लगी हुई है ना, अब यहां मरुस्थलीकरण की समस्या से क्या होता है, 35 किलोमीटर की जो तारबंदी है उस पे मिट्टी आ जाती है, मिट्टी फिर जाती है, मतलब बॉर्डर यहां से एक बार के लिए पूरा गायब हो जाता है पूर्ण रूप से। अब ये गायब होने वाली समस्या है ना, 35 किलोमीटर का विवादित क्षेत्र है। इसी 35 किलोमीटर के विवादित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसी मित्रों 35 किलोमीटर के विवादित क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता है इसे शाहगढ़ बल्ज कहा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यस, आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये है आपका शाहगढ़ बल्ज। राम राम, नमस्कार, खमा गणेश, सत श्री अकाल। मेरे सभी प्यारे लाडलों को, चहेते प्यारे विद्यार्थी जो अभी क्लास ले रहे हैं, सभी प्यारे विद्यार्थियों को दिल की गहराई के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत। चलिए, शाहगढ़ बल्ज आपको मैंने बताया, ये 35 किलोमीटर का विवादित क्षेत्र है। ये सारी बात आपकी यहां पर पूरी होती है। बलच नहीं है, बल्ज है। देखो ढंग से, देखो ढंग से, एक बार गौर से देखो इसको। हाँ, आंखों को थोड़ी मोटी मोटी खोल के देखो, काम आएगा। एक सम्मेलन होता है इतिहास में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं हुरडा सम्मेलन। सुना होगा आपने हुरडा सम्मेलन। अब हुरडा सम्मेलन जब भी हम मित्रों शुरू करते हैं तो बड़ा विवाद सा होता है हुरडा सम्मेलन के अंदर। हुरडा सम्मेलन में मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुझे आप सभी टिप्पणी करके बताइए कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मुझे आप बताइए। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहला पॉइंट है कि हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो क्या रखा गया था? मराठा शक्ति को दबाना। मराठा शक्ति को दबाना ही हुरडा सम्मेलन का टारगेट था। मराठा शक्ति को दबाना, यानी सभी राजपूत इसके अंदर एक होना चाहते थे, एक होकर इस मराठा शक्ति को दबाया जा सके। इस हुरडा सम्मेलन की जो योजना बनाई थी, ये बनाई थी मित्रों सवाई जय सिंह ने। इसकी योजना बनाई थी सवाई जय सिंह ने। हाँ, नेतृत्व भी बड़ा बड़ा इनके हाथ में ही था। अध्यक्षता की बात करते हैं तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है मित्रों। कैसे? अध्यक्षता के लिए चुना गया था संग्राम सिंह द्वितीय को चुना गया था। संग्राम सिंह द्वितीय को मित्रों यहां पर चुना जाता है
क्योंकि संग्राम सिंह आपको पता है महाराणा संग्राम सिंह ही नाम आता है। महाराणा संग्राम सिंह एक तो पहले आगे थे, सिकंदर लोदी के सामने थे, 1509 में राजगद्दी पर बैठे, 1528 में एक सिकंदर लोदी के सामने पहले आगे चले गए थे, बाबर के साथ में संघर्ष किया था। एक संग्राम सिंह और आते, यानी कि आप राणा सांगा दूसरा कह सकते हैं। प्लीज बात नहीं करें, कोई विद्यार्थी आपस में बातचीत नहीं करनी है, बातचीत करना पढ़ने वाले बच्चों का काम नहीं होता है। चुना गया था संग्राम सिंह द्वितीय को, लेकिन मित्रों इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, क्योंकि इस सम्मेलन से पहले ये स्वर्ण सिधार गए थे। अध्यक्षता की किसने थी? अध्यक्षता के लिए चुना गया था संग्राम सिंह द्वितीय को, जबकि अध्यक्षता करने वाले कौन थे मित्रों? अध्यक्षता करने वाले जगत सिंह सेकंड थे, याद रखना है। अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, इसके अंदर तय किया जाता है कि मराठा शक्ति को दबाने के लिए मानपुरा माचेड़ी करके एक जगह पड़ती है, आपको पता हो तो भीलवाड़ा के अंदर मानपुरा माचेड़ी करके एक जगह पड़ती है। इन्होंने तय कर लिया कि अपना सब मानपुरा माचेड़ी के अंदर एक साथ सभी लोग इकट्ठे होंगे, और वो सितंबर का महीना तय किया 1734 का ही, बोला इस दिन इकट्ठे होकर हम मराठा शक्ति के विरुद्ध एक अपना अभियान चलाएंगे, और इनको और मराठाओं को जो राजस्थान में इन्होंने अपना जो खतरनाक वाला प्रभाव जमा रखा है, इस प्रभाव को हम लोग समाप्त कर देंगे। लेकिन मित्रों राजपूत शासकों के भिन्न भिन्न स्वार्थ होने के कारण यह हुरडा सम्मेलन मित्रों फैल हो गया। सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने, चुने गए थे इसके अंदर संग्राम सिंह द्वितीय, और इसमें उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति को दबाना। इसकी योजना की थी सवाई जयसिंह। ये सवाई आपको पता है जयपुर वाले शासक लगाते हैं, ये वही सवाई है जिन्होंने जयपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। चलो ये बात तो आपकी कंप्लीट होती है। हुरडा करके ये जो गांव पड़ता है ना, ये हुरडा गांव जिस नदी के किनारे है वो खारी नदी के किनारे आता है। किस नदी के किनारे आता है मित्रों? खारी नदी के किनारे आता है। खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी से निकलकर आती है, हाँ वही खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी से निकलकर आती है, ये हुरडा सम्मेलन है मित्रों। यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक कौन थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया था? हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। जिनका नाम क्या था? जोरावर सिंह मित्रों इनका नाम था। भाई आरएस के अंदर बड़ा दूर दूर उठा के फेंका है। वास्तव में एक बच्चा मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजता है कि सर जी यह भी कोई न्याय होता है क्या? सर मैं बूंदी का रहने वाला हूं और मेरा सेंटर बांसवाड़ा आया है। मैंने कहा तू दुखड़ा रो रहा है, कितना किलोमीटर है? बोला सर 300 कुछ किलोमीटर है। तो रुक तेरे को स्क्रीनशॉट मैं भेजता हूं। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा। मैंने लोकेशन डाली हनुमानगढ़ टू अरनोद प्रतापगढ़, जहां पर मेरा सेंटर आया है। मैंने कहा ले उठा 750 किलोमीटर है, तेरे को भी पता चले। उरो बाप रे सर इतनी दूर आपका सेंटर है। मैंने कहा भैया किसी को मत बोल देना कि मेरा सेंटर बहुत दूर आया है। मैंने कहा हम भी तो इंसान है, हमारे सीने में दिल धड़क रहा है, या हमने कोई चाइनीज दिल थोड़ी डाल रखा है अंदर। हम भी इंडियंस है, हम भी इंसान है। हमारे साथ में नाइंसाफी, नॉर्थ से सीधा दक्षिण में पटक दिया, हनुमानगढ़ से सीधा उठा के अरनोद बांसवाड़ा के बॉर्डर पे लगे पटकाए जंगलों के अंदर। बताओ ये चल रहा है, बताओ क्या करें? हाँ तो मित्रों कंडीशन ये है, अब पता नहीं कब क्या कंडीशन बन जाए, समझ में नहीं आता है। ये आरपीएससी का क्या खेला है, समझ में नहीं आता है। जरा झुंझुनू वालों को पटका है जालोर के अंदर लाए, मतलब ऊपर वाले को नीचे पटका है, पूर्व वाले को पश्चिम में पटका है, जैसलमेर वाले को इधर धौलपुर में पटका है। यार ये मतलब लड़कों ने कोई गुनाह कर दिया क्या? समझ में ये नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं ऐसी बच्चियों को भी जानता हूं, कुछ कन्याएं ऐसी घर से आधा किलोमीटर सेंटर, खुद की सिस्टर का सेंटर है, घर से आधा किलोमीटर दूर सेंटर मिल गया। बताओ अरे हमने क्या गुनाह कर दिया? बताओ। झांसी की रानी घूम कर आना। सर जी घूमना जो होता है वो पूरी टीम के साथ होता है, उसमें मैं क्या करूंगा? मैं अकेला ड्राइव करूंगा या कैमरा चलाऊंगा या क्या चलाऊंगा? कुछ नहीं चला सकूंगा, सीधा एग्जाम सेंटर पहुंचूंगा, एग्जाम दूंगा और वापस आऊंगा, यही हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हुरडा सम्मेलन करवा दिया। सभी के अपने अपने दुख होते हैं, अपने अपने माध्यम से सभी लोग नमस्कार संजय बुंकड़े नमस्कार। चलो
खुद बोर्ड पे प्राउड करते हैं और स्टूडेंट के ऊपर चतुराई दिखावे हैं। भारतीय सर्वोत्तम, अच्छा भैया आपको ज्यादा पता है, हमें तो नहीं पता। चलो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं सुंदर सी, आप जानना जरा। वो एग्जामिनर क्या होता है, जैसे इस बार जो पेपर आपका ले रहा है ना, वो ले रहा है अधीनस्थ बोर्ड। अधीनस्थ बोर्ड के फिक्स कुछ प्रश्न हैं और ये फूंक जरूर निकालता है, क्योंकि राजस्थान में जब भी कोई एग्जाम आयोजित होते हैं ना, राजस्थान में ज्यादातर एग्जाम आपको पता है एजेंसी कौन कौन सी, एक तो अपनी संस्था है आरपीएससी लेती है। इसलिए तो जैसे सेट मैक्स चैनल ने, आपको पता हो वो एक सूर्यवंशम फिल्म ले रखी है ना, आपको पता हो लीज पे ले रखी है, उसी फिल्म को वो बार बार दिखाए रखते हैं। इनका तो फिक्स है आरपीएससी का, वो कोई एक अरावली की चोटी पूछेगा और एक नदी के ऊपर देगा, किस जिले में से नहीं गुजरती है, मतलब इसका तो पैटर्न फिक्स ही चल रहा है लगभग। आजकल थोड़ा आर्थिक समीक्षा वाला, मतलब क्वेश्चन आने होते हैं रिपीट हो के वही आते हैं। लेकिन दूसरा सामने है ना, वो अधीनस्थ बोर्ड है। अधीनस्थ बोर्ड ये जब भी देता है कुछ ना कुछ नया जरूर देता है, यानी ये हमेशा ही नया धमाका करता है। इसी अधीनस्थ बोर्ड ने सबसे पहले कोपेन को उठाया था, आपको पता है 2015 में वो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, कोपेन को उठाया, खतरनाक वाला। अधीनस्थ बोर्ड ने कोपेन को इतना खतरनाक पकड़ा, बेचारे को निचोड़ के छोड़ दिया। बड़े खतरनाक क्वेश्चन करता है ये। चलो कोई बात नहीं, अधीनस्थ बोर्ड पटवारी का पेपर लेगा, आपको पता है फूंक जरूर निकालेगा, तो हम आपकी फूंक निकलने नहीं देंगे। कोपेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोपेन क्या कहता है, कोपेन कहां का है, क्या है, वो तो बाद की बात है। कोपेन ने अपनी जिंदगी के अंदर टोटल 4 जलवायु वर्गीकरण किए थे। कोपेन जलवायु का विद्वान है, भूगोल वेता आदमी है। 4 जलवायु के कोपेन ने क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। इन कोपेन ने कब 4 वर्गीकरण किए, पहले तो 4 प्रदेश, वो अलग बात है। देखो ऐसे मजे वाली बात नहीं है, मैं पूरा दिल लगा के आपको बताऊंगा। एक बार सभी साथी शेयर करके आ जाओ, ठीक है। व्लादिमीर कोपेन, बिल्कुल सही बात है। जितने भी यहां पर लवली विद्यार्थी सारे है ना, सारे एक बार बढ़िया से शेयर घुमा दो, बढ़िया तरीके से, अल्टीमेट तरीके से कर दो। फिर मैं आपको दिखाता हूं ये इन्होंने क्या किया है और कैसे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करवा दिया। चलो मैं भी आपको सुंदर तरीके से बताऊंगा। कोपेन सबसे पहले राजस्थान के अंदर वर्गीकरण करता है सन 1900 में करता है ये। 19 कोई 1900 बोल दे, कोई 1901 बोल दे, एक ही बात है। नंबर 2 बात आती है 1918, नंबर 3 बात आती है 1933 और नंबर 4 आती है 1953। अब देखो आपके सामने है 4 वर्गीकरण, इस टाइम इन्होंने वर्गीकरण किए थे। देखो मैं आपको बता रहा हूं काम की बात, वो जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। कोपेन ने सबसे पहला वर्गीकरण किया था 1919 में किया था, 19 मतलब 1900 में किया था, समझ में आ गई बात। अब इसमें जो पहले में जो आधार रखा, वो कौन सी वनस्पति रखी थी, वो है केंडाल की वनस्पति। पहले वर्गीकरण में इन्होंने जो आधार रखा था वो थी केंडाल की वनस्पति। वनस्पतियों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। नंबर 2, अब कहेगी जी कोपेन जी बोला कि कोपेन जी पे कई बात उठाई, बोला नहीं ऐसे वनस्पति के आधार पे थोड़ी, राजस्थान में आए तो तापमान भी प्रभावित करता है, ऐसे करके जोड़ो भाई। इन्होंने फिर तापमान वगैरह को ऐड किया, बोला तापमान जोड़ लेते हैं ताप वगैरह के आधार पे। फिर बात आई नहीं, राजस्थान में वर्षा की मात्रा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा को नहीं देखे तो किसको देखना होगा, वर्षा तो साफ है। जैसलमेर में तो ना मात्रा होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर लगभग होती है। इधर झालावाड़ जाए 120 सेंटीमीटर तक होती है। तो राजस्थान में वर्षा का लेवल बदलता रहता है, पूरा का पूरा उलट पुलट है। तो इसलिए वर्षा की मात्रा को साथ में याद रखना पड़ेगा, वर्षा की मात्रा को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक मेरे जैसे छोटे मोटे विद्वान ने कह दिया भाई ऊपर जैसे आप जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो, तो जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल के अंदर 15 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे यदि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपका तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम रह जाएगा। समझ में आ रही है बात आप है, यानी कि जो तापमान है 6.1 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो तापमान आपका 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तापमान आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा।
नीचे जाने पे तापमान बढ़ेगा। तापमान का विशेष राजस्थान को इक्वल तो है नहीं, कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा, तो तापमान भी विशेष प्रभाव डालेगा, सॉरी ऊंचाई भी प्रभाव डालेगी। तो धरातल से ऊंचाई भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीसरे वर्गीकरण में यह बात रखी। अब चौथा इन्होंने क्या किया, जितने भी फैक्ट थे, तापमान, वर्षा की मात्रा, मौसम, आर्द्रता, वनस्पति, हर प्रकार का आधार इन्होंने एक साथ इकट्ठा किया और 1953 में संपूर्ण रूप से इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। और उसी वर्गीकरण को कोपेन-गिगर-पाल कहा जाता है। मित्रों, इस वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? कोपेन-गिगर-पाल कहा जाता है। ये जरूर याद रखना। आपको BW, HW, BS, HW, CWG, AW ये सभी बता देंगे, ये सब कुछ सारे बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वाले पॉइंट्स जरूर याद रखना। कोपेन ने राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश बताए। कोपेन ने राजस्थान के 4 जलवायु वर्गीकरण किए, 4 ही तो प्रदेश बताए, 4 ही वर्गीकरण किए। पहले में आधार क्या था? किंडाल की वनस्पति। अंतिम वाले को क्या कहा जाता है? इसे कोपेन-गिगर-पाल कहा जाता है लाडलों। क्या बोलते हैं? कोपेन-गिगर-पाल बोलते हैं। देखिए, पहला जो क्षेत्र आपका बनता है ये बनेगा, जिसे हम बोलते हैं BWHW, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीकानेर। यानी प्रत्येक जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट और याद रखना है। अच्छा, फिर एक दूसरा जलवायु प्रदेश आपका बनेगा, यानी अरावली के इधर और अरावली के उधर, यानी इधर बिधर दोनों तरफ जो एरिया आता है, मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश का जो एरिया आता है ये आ जाएगा, जिसमें स्टेपीज क्लाइमेट पाया जाता है। तो BSHW यानी अरावली वाला हिस्सा, इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा मित्रों, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाडलो नागौर। हाँ, फिर सर आप हमारा स्वागत नहीं करोगे मुन्ना, स्वागत कैसे होता है बताओ? वैसे ही कर देते हैं, कोई माड़ा मुड़ा पहनाऊं क्या? बता दो पहनानी है तो। फिर इस प्रकार से मित्रों ये आता है गंगई मैदान का आता है, इसको हम CWG बोलते हैं। यानी ये वाला जो प्रदेश होगा इसे CWG जलवायु प्रदेश बोलेंगे। और इसके अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला यहां पर टोंक डिस्ट्रिक्ट आएगा। और फिर इस प्रकार लास्ट वाला जो आपका अति आर्द्र आ जाएगा AW, और इस AW के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट पता है कौन सा है? जहां पर मेरा एग्जाम सेंटर आया है। जब से मैंने कल इसको प्रतापगढ़ को देखा है ना, तब से मेरे दिमाग में प्रतापगढ़ घूम रहा है। सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई भाई, कुछ साथ जाने वाला भी नहीं है। हाँ, अब कमेंट ये मत करना सर हम चलते हैं, जिसने पेपर नहीं देना। कोपेन के 4 जलवायु प्रदेश आपके सामने कंप्लीट है। 4 इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किए थे? जलवायु वर्गीकरण किए थे। 4 के 4 आपके सामने पूरे हैं। ओके रिपोर्ट, बताओ यहां पर कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मुझे पूरा पक्का विश्वास है यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं कुछ आपको आगे लेकर चलता हूं। कई बार एग्जामिनर है ना, वो अधीनस्थ बोर्ड वाले पता है क्या करते हैं? 2 जोड़ी बड़ी तगड़ी पकड़ते हैं। वो पूछेगा आला व उद्दल, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, आला उद्दल किसके दरबारी सेनापति थे? या पूछेगा जेता कुंपा किसके दरबारी थे? यानी तकड़े तकड़े सेनापतियों के भी नाम आते हैं। नागराज किसका सेनापति था? घोड़ा किसका? मतलब खतरनाक प्रश्न आते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे लाडलों, अब बात ना करो आप। देखो बात करते हो ना, बहुत ही सूगले लगते हो आप मुझे। फिर मैं आपको नई नई उपाधियों से सम्मानित करूंगा। उपाधियां अपने लिए पहले ही बहुत है, वही याद करनी मुश्किल हो जाती है। बताइए वास्तव में। ओहो, अरे वाह। सुशील शनि जी, क्लास रात को 9 बजे होती है, या तो होती नहीं है, होती है तो 9 बजे होती है। पिछले 1.5-2 साल से चलती आ रही है, 9 बजे ही होती है क्लास, फिक्स टाइम है। हाँ, कोई परमपिता परमात्मा की कृपा से कभी कोई 5-7 मिनट आगे पीछे हो जाए तो वो तो देखो ऐसी तो कृपा बनी रहती है बाबा जी की कभी कभी। KP आचार्य बता रहे हैं कि परमार्दी देव चंदेल, सॉरी परमार्दी देवी बताया, चंदेल में बोल गया। ऐसे राजस्थान में केवल परमार्दी देव चंदेल के ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सूरमे राजस्थान में हुए हैं
गोरा बादल हुए हैं, जेता कुंपा हुए, धर्म सिंह हुए हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे वीर हुए हैं। चलो ढूंढते हैं। चलो मैं आज आपको बताता हूं, ऐसे दो दो जोड़ियां बताता हूं। दिमाग में तो मेरे भी नहीं, लिखने लगूंगा तो अपने आप दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। चलो देखो अभी धीरे धीरे आएगी। हाँ, तो ऐसी दो दो जोड़ियां राजस्थान में, दो जोड़ी वाले शासक, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, एक जगह है महोबा करके जगह पड़ती है, महोबा। महोबा जगह मित्रों ये यूपी में पड़ती है। इस महोबा के शासक थे जिनका नाम था परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल के दो वीर सेनानायक थे, एक का नाम था आल्ला और एक का नाम था उद्दल। आल्ला और उद्दल करके मित्रों ये दो वीर थे। आल्ला और उद्दल जो है ना, इनके स्मारक भी बने हुए हैं। आल्ला उद्दल दो दो क्या है आपस में, ये मित्रों ये दो सेनापति है। आल्ला उद्दल दो सेनापति है। और एक आपसे सवाल पूछ लिया जाए, आल्ला उद्दल के स्मारक कहां पर बने हुए हैं? इनके स्मारक बने हुए लाडलों कन्नौज के अंदर, और कन्नौज दो नदियों के संगम पर यूपी में आता है। गंगा प्लस रामगंगा नदी के संगम पर आएगा। तो पेन वाला बताओ रवि चौधरी, क्या हो गया रे, आप दिमाग संतुलन में है क्या? मैंने बता दिया ना। आल्ला उद्दल जो है वो स्मारक आपका कहां पर आएगा? कन्नौज के अंदर आएगा। बिल्कुल आ गया, कन्नौज के अंदर इनका स्मारक है। जबकि आल्ला का तो मंदिर भी बना हुआ है, आल्ला का तो मंदिर भी बना हुआ है। अरे स्वीकार है, त्रिलोका स्वीकार है सबका। एक एक को किंग किंग स्वीकार करूं बताओ? मैं सारा हूं बोलूं के हो गया स्वीकार। रवि चौधरी बोल रहे हैं गुरुजी एग्जाम देव आरएस को जना मैं ही किद जावांगा। अच्छा देखो ऐसा है रवि जी, ऐसा है मैं शायद पिछले 3 सालों में कोई एक एग्जाम देने जा रहा हूं। वैसे ही त्याग रखे थे एग्जाम देने, देता ही नहीं हूं। हाँ वो ऐसा हुआ था पिछली बार, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे दिया था तो बच्चों ने बड़े कमेंट किए थे, बोला सर जी आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो हम क्या करें, हम हमारी क्या करें, हम ये करें क्या? आप एग्जाम दोगे तो हमारे साथ, तो आप तो सीट खराब करने जाते हो और आपको लगना होता नहीं है, और आप सीट खराब करके वापस आ जाते हो। मैंने ठीक है भी, आज के बाद नहीं देंगे। अब एक आरएस का दे रहे हैं, दे लेने दो यार, एक एग्जाम तो दे रहा हूं। परमार्दी देव चंदेल, आपको तो दुआएं करनी चाहिए यार। परमार्दी देव चंदेल के दो वीर हैं, आल्ला उदल सेनापति थे। एक बार ये चले गए थे, हुआ क्या, एक घटना घट गई थी जिसके दौरान ये एक बार जयचंद गढ़वाल के पास चले गए थे। वो कन्नौज का राजा था। कन्नौज के अंदर गए तो वहां इन्होंने की जो नीति थी ना, बड़ी शानदार नीति थी। अब बात आती है, एक मैं और बताता हूं आपको, गोरा रतन सिंह करके हमारे शासक थे, रावल रतन सिंह करके शासक थे, मेवाड़ के चित्तौड़ के शासक थे। रतन सिंह के दो दरबारी थे, वैसे एक तो उनमें काकससुर था और एक साड़ा था, लेकिन काकससुर और साड़ा का रिश्ता छोड़ते हुए वो वास्तव में सेनापति का रोल अदा करते थे। एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। यानी बादल जो है वो रतन सिंह का काकेर ससुरा था और ये साड़ा था। बादल क्या था? साड़ा था रतन सिंह का। गोरा और बादल ये दो वीर सेना नायक हैं। आपको पता है ये कहां के थे? ये मित्रों उस टाइम श्रीलंका से आए थे। श्रीलंका को उस टाइम क्या कहा जाता था, किसी को पता है? श्रीलंका नहीं ऑप्शन में मिलेगा तो ये सिंहल द्वीप कहलाएगा। सिंहल द्वीप याद रखना, पहले इसको सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। मित्रों गोरा और बादल मेवाड़ के वो सूरमे हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए लड़ाई की थी, और गोरा बादल ने इनकी प्राणों की रक्षा के लिए दिल्ली से लोहा मोल लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। यानी इन्होंने जब फूंकड़ी निकाली थी गोरा बादल ने, वो अलाउद्दीन खिलजी की हालत खराब कर दी थी। अब आप देखो आगे, नेक्स्ट आप, ठीक है नहीं देंगे कालू राम जी, ठीक है आप खुश रहिए, इधर दो। रतन सिंह के बाद में एक आता है फिर अपना इंपोर्टेड शासक हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का नाम तो सभी ने सुना ही है, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के दरबार में मित्रों बहुत सारे शासक थे। बहादुर शासकों में एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह।
ये वही दोनों वीर है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में पंगा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी को भी धूल चटाई थी, लेकिन आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए वो रणथंभौर पर चापलूसी करता हुआ विजय प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही है। इस सिंहल द्वीप का वर्णन 1540 में रचित मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावती नहीं है मुन्ना, पद्मावत नाम है उसका, पद्मावती गलत हो जाएगा, पद्मावत है। हमीरदेव चौहान के सेनापति थे जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह नाम था। भीम सिंह और धर्म सिंह, इन्होंने मित्रों 2 लड़ाइयां लड़ी थी, आपको पता हो तो। देखो ऐसे तो एक में तो क्या है कि भीम सिंह एक्सपायर हो गया था 1299 में। 1299 में जब ये लड़ने गया था, वो जो बनास नदी के किनारे युद्ध हुआ था उसके अंदर, पहले युद्ध में 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सामने सेना में भीम सिंह एक्सपायर हो गए थे, धर्म सिंह अगली लड़ाई में भी लड़े थे। तो ऐसा इनके बारे में बताया जाता है। तो ये 2-2 की जोड़ियां हैं। जैसे एक शासक और आते हैं हमारे मारवाड़ के, जिनका नाम है मालदेव, आपने नाम सुना हो तो। मालदेव को कौन नहीं जानता, हस्तिन वाला बादशाह कौन नहीं जानता है इनको, बताओ। फारसी इतिहासकारों ने बड़ी शानदार उपाधि दी है इनको। मालदेव के 2 सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कुंपा, यानी कि मालदेव सबसे यदि महान आदमी था, उनकी महानता का सबसे खतरनाक कारण यदि कोई माना जाता है तो जेता कुंपा माना जाता है। जेता कुंपा उल्टे मर गए। रणमल रतिपाल, वो उनकी जो व्यू है ना, वो बहादुरी के रूप में नहीं आता है। देखो वो जोड़ी जरूर है, मैं आप कह सकते हो हमीर देव के, ये तो मतलब ये है कि ये तो खतरनाक स्पोर्टर हैं, इनको वास्तव में आप सेनापति का रूप दे सकते हो, लेकिन इनके पास में 2 किलेदार थे। वो किलेदार वफादार नहीं थे, गद्दार थे। एक का नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। रणमल रतिपाल, इनका जो व्यू पॉइंट है वो गद्दार के रूप में, इनको गद्दार की दृष्टि से देखा जाता है। सुशील सैनिक खूब करवा रखी है, खूब सारी थ्योरा खूब करवा रखा है मैंने, और अब आगे भी खूब चलेगा और खूब होगा। बस RS एग्जाम के बाद फिर आपका 1.5-2 मिनट वीडियो एग्जाम पे चलेगा खूब सारा, उसमें थ्योरी और करवा देंगे आपको, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। और फिर भी कोई आपको और अन्य जानकारी चाहिए, नीचे नंबर चल रहे उस पर बात कर लेना, आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। महोबा करवा दिया, महोबा यूपी में पड़ता है। विरमदेव चौहान के बारे में, सॉरी ये हमीरदेव चौहान के बारे में बात हो गई। और मालदेव के 2 वीर सेनानायक थे, जेता और कुंपा के नाम आता है। ये सेनापति बड़े खतरनाक वाले हैं। जेता और कुंपा, आपको पता है दोस्तों, मारवाड़ में इनकी बड़ी शानदार जय जयकार होती है। इसके अलावा मैं बात करूं मालदेव के हो गए, एक शासक था आपको पता हो तो, जिनका नाम था कान्नड़देव चौहान। कान्नड़देव चौहान के मित्रों 2 खतरनाक सेनापति थे। कान्नड़देव चौहान के जो सेनापति थे, उन सेनापति का जो नाम आता है सेनापतियों में, मुख्य सेनापतियों में यदि इनका व्यू देखा जाए तो कान्नड़देव चौहान जो जालोर के शासक हुआ करते थे मित्रों, कान्नड़देव चौहान के सेनापति में एक का नाम था शीतलदेव या सातलदेव चौहान और एक का नाम था सोमदेव चौहान। जबकि पारिवारिक सदस्य थे, वैसे तो ये पारिवारिक सदस्य क्या सेनापति हो नहीं सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जब हम किसी अजनबी को हमारा पारिवारिक सदस्य बना सकते हैं तो पारिवारिक सदस्य को क्या सेनापति नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वही बात है, कान्नड़देव चौहान, इनके सेनापति सातलदेव और सोमदेव, सातलदेव और सोमदेव। सर जी रवि चौधरी कहेगी वीडियो के लिए गुरुजी वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाना, आपसे पढ़ना है पक्का। रवि चौधरी प्रॉमिस करता हूं, दीपावली के बाद जैसे ही मैं आऊंगा, दीपावली के बाद जैसी क्लास स्टार्ट होगी, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूरी ज्योग्राफी, मैं इस बात की आज ही शपथ और जिम्मेदारी देता हूं आपको कि पटवारी वीडियो एग्जाम की कंप्लीट ज्योग्राफी फुल अपडेट के साथ मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आऊंगा बेझिझक। आपके एग्जाम से पहले राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों जो जितनी भी ज्योग्राफी उसमें है, हालांकि उसमें इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी है, पर जो जो टॉपिक हैं सारे करवाऊंगा। ओके, सातलदेव सोमदेव इनके थे, लेकिन एक तकड़ा आदमी था मित्रों जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तकड़ा तो क्या था, लेकिन इसके पास पावर तो थी, लेकिन इसकी पावर का इसने यदि सदुपयोग किया होता तो हम इसे एक अच्छे शासक के रूप में इसका नाम लेते, लेकिन इसने हमेशा अपनी ताकत का नेगेटिव यूज किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक अच्छे शासक के रूप में नहीं देखा जाता है। ताकत होना कोई बड़ी बात नहीं है, ताकत तो भैंस में ही बहुत ज्यादा होती है,
लेकिन ताकत तो हाथी में ही बहुत होती है, लेकिन जंगल का राजा तो शेर ही कहलाता है ना। देखो सही तरीके से सही बुद्धि से काम कर लेना, वही आज के टाइम में सिकंदर रहता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसके पास जोड़ियां बहुत थी। देखो जोड़ियों की बात करें तो इसके पास एक जोड़ी थी उल्लुग खां, बहुत बार पिछली बार रीट में आपको पता है 12 फरवरी 2018 को रीट का एग्जाम हुआ था पिछली बार। उस रीट के एग्जाम में पूछा गया था, उस रीट के एग्जाम में पूछा गया था कि रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? उल्लुग खां, नुसरत खां, कायम खां या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक है उल्लुग खां और एक है नुसरत खां। मित्रों ये दिया गया था। मैं आपको हमेशा ही ट्रिक बताता हूं कि भिन्नू मारा गया था जब अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान का संघर्ष हुआ था। भिन्नू से तात्पर्य ये है कि भी से तो बन गया भीम सिंह, यानी अपना जो है ना अमीरदेव चौहान का भीम सिंह मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का भिन्नू से आप लगाओगे कि नुसरत खां एक्सपायर हो गए। तो 27 अक्टूबर को जयपुर आ रहा हूं आरएस का एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप आइए। और मैं 26 तारीख को सुबह सुबह निकलूंगा। 15.5 घंटे का रास्ता है, 15.5 घंटे का रास्ता है। आपको पता हो तो मैं प्रतापगढ़ जाऊंगा अरनोद जाऊंगा पेपर देने के लिए। वापस मैं आपको यहां पर 27 को रात को मिलूंगा या 28 को सुबह मिलूंगा। उल्लुग खां, नुसरत खां, एक आता है इनका मोहम्मद शाह और कैम्ब्रू, मोहम्मद शाह और कैम्ब्रू, ये इनकी जोड़ियां थी। और एक था इनके पास में मोहम्मद शाह कैम्ब्रू, एक था उल्लुग खां, नुसरत खां, एक था इनका कमालुद्दीन गुर्ग और एन उल मुल्क मुल्तानी। ये ऐसे इनके पास में अलग अलग विद्वान थे, सेनापति थे। यानी ये जोड़ियां हैं, आप देख रहे हो ना। 2 आदमी तो ये हो गए, 2 आदमी ये हो गए और 2 आदमी ये हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के पास में बड़े तकड़े मतलब सेनापति थे। आपको बता दूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी का उल्लुग खां, नुसरत खां मारा गया, मोहम्मद शाह कैम्ब्रू मारा गया। मारा क्या गया, मरेंगे तो सभी मरेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये इनके दरबार में अलग अलग प्रकार के सेनापति थे जिन्होंने अलग अलग अभियान चलाए थे। अभियान बहुत है। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ने बैठे तो 3 घंटे भी अलाउद्दीन खिलजी अपने पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक तो ये बात अपनी पूरी होगी। मैं थोड़ी सी बात अकबर के मैटर पे आपसे करना चाहूंगा। जब राजस्थान के संदर्भ में अकबर को देखा जाता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मित्रों मुगल राजपूत संबंध तो आपने पढ़ा होगा, ये एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इतिहास का। मुगल राजपूत संबंध 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड में स्पेशल लगता है। मुगल राजपूत एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, एग्जाम चाहे लाडलों कोई सा भी हो, हर एग्जाम के अंदर मुगल राजपूत संबंध की एक अपनी अलग कहानी रहती है। मैं आपको बता दूं मुगल राजपूत संबंध की बात कि मुगलों और राजपूतों की आपस में टकराव कहां से शुरू होती है। मुगल राजपूत का जो टकराव पहला मेरे लाडलों होता है, इतिहास के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, बयाना का युद्ध करके आपने सुना होगा। बयाना का युद्ध सुना होगा मित्रों। बयाना का युद्ध, ऐसे तो बयाना में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपका 16 फरवरी 1527 को एक बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ तो सेना थी बाबर की सेना और एक तरफ सेना थी राणा सांगा की सेना। ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था, सामान्य सा युद्ध था। राणा सांगा की सेना पर अटैक किया था बाबर की सेना ने। लेकिन मित्रों यहां पर जो पराजय प्राप्त होती है वो बाबर को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मेरे लाडलों बाबर और मुगल और राजपूतों के आपस से रिलेशन शुरू होते हैं, यानी चाहे वो नेगेटिव व्यू से शुरू हो चाहे वो पॉजिटिव व्यू से शुरू हो, वो इस प्रकार से इनकी आपस में संबंध की शुरुआत होती है। यानी मुगल राजपूत इनका आपस में यदि संगम शुरू होता है ना, वो यहीं से होता है बयाना के युद्ध से। 16 फरवरी 1527 को बयाना युद्ध होता है, इन्हीं से इनकी एक शुरुआत होती है। एक तरफ मेवाड़, एक तरफ बाबर।
हाँ, हालांकि कई राजपूत शासक हैं इन मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। मुगलिया शासक कई आए और कई गए। मुगलिया शासन में देखो कैसे कैसे शासक आए। पहले मैं आपको एक तरफ मुगलों के शासक बता दूं, किसके सामने कौन रहा था वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मित्रों मैं आपको बताऊं, एक तरफ हमारे पास मुगल शासक है, मुगल शासकों के बीच में कौन कौन आएगा देखो जरा। मुगल शासकों में सबसे पहले हमारे पास में है बाबर जी। बाबर जी के बाद में फिर हमारे पास आएगा हुमायूं जी। आज तक जी इनको इनके बाप ने भी नहीं कहा होगा, लेकिन हम कह देते हैं। इसके बाद में आएंगे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जी, और इसके बाद में आ जाएंगे मित्रों सलीम यानी कि जहांगीर जिन्हें कहा जाता है। ये लो जहांगीर, देखो नहीं पच रही, इनकी जच भी नहीं रही, जी इनकी जचता भी नहीं है। और फिर इनके बाद में मुगलों का इमरान हाशमी जिसका नाम है शाहजहां, और फिर आ जाएगा नाम आता है औरंगजेब। न चैन से जीऊंगा और न चैन से जीने दूंगा। अब इतने शासक आपके सामने आपने देखा, ये देखो सबसे पहले बाबर की बात कर रहे हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से शुरू होता है और 1531 तक चलता है, 30 तक चलता है, कहानी खत्म। हुमायूं मित्रों 1531 से लेकर 1541 तक राज करता है, फिर एक बार और दोबारा आएगा 1555 से लेकर 1556। अच्छा, अकबर मित्रों 1556 में राजगद्दी पर बैठता है, 1605 तक राजगद्दी पर रहता है। एकमात्र मुगल शासक जिसके पेचिश की बीमारी से इनका देहांत हो गया था। ऐसी बीमारी भगवान दुश्मन को भी न दे। 1605 में राजगद्दी पर बैठते हैं, 1627 तक राजगद्दी पर रहते हैं। शाहजहां 1627 में राजगद्दी पर बैठता है, 1658 तक राजगद्दी पर रहता है। प्राण नहीं निकले, प्राण तो जेल में निकलेंगे इनका बेटा। शाहजहां की मृत्यु 66 में हुई थी, कई सालों बाद हुई थी, इनको जेल में डाल दिया था। औरंगजेब ये मित्रों अप्रत्यक्ष रूप से तो देखो 1658 में राजगद्दी पर बैठ के राज्याभिषेक विधिवत रूप से 1660 में हुआ था। 1707 तक इन्होंने राज किया था। अब आपका सवाल उठ रहा है कि सर जी बीच में ये 14 साल था, ये क्या हो गया? देखो ऐसा है कि जैसे आप मेरी जिंदगी में घुस आए हो ना, वैसे मुगल काल में शेरशाह सूरी घुस आया था। शेरशाह सूरी ये भी एक तगड़ा डेवलपमेंट शासक है। कैसे 1541 से लेकर 1500, शेरशाह सूरी तो देखो 1541 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी था। बाद में इसी का वंशज कुछ साल तक, इन्होंने 10 साल तक राज किया था, इनका वंशज राज कर गया था। शेरशाह ये तो है इनका शासनकाल। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मुगल राजपूत संबंध के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ आप देखोगे मुगल एक तरफ तो है मुगलिया, इनके सामने दूसरी तरफ है राजपूत। यानी सबसे पहले ऐसे कौन से राजपूत थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था? मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला यदि कोई वंश है तो उसका नाम है मित्रों कछवाय वंश। कछवाय वंश के बाद में आ जाता है मित्रों मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश। फिर आ जाता है आपके सामने बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश। फिर आ जाता है मेवाड़ का सिसोदिया वंश, मेवाड़ का सिसोदिया, मेवाड़ का सिसोदिया वंश। फिर आता है मित्रों देवड़ा वाटिका देवड़ा वंश। ये मुख्य जो वंश है जिन्होंने मुगलों की अधीनता को अच्छे से स्वीकार किया था और लंबे टाइम तक संघर्ष तो इनमें से एक ने किया था। रतन आपकी मुंडी पर क्या लगा? अरे ये मुंडी आप देखते हैं क्यों हो प्रेम? मारवाड़ का मोटा राजा है, बीकानेर का कल्याणमल है। और छोरे वाह ज्ञान बढ़ा ले रखा है छोरे। अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में धमाका करने वाले प्रश्न डाल रहा है। वाह छोरे वाह, गजब, बहुत बढ़िया, अद्भुत ज्ञान है छोरे का। कछवाय वंश ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। अधीनता स्वीकार की थी कछवाय वंश ने 20 जनवरी 1562 को। वो तो क्या, थोड़ा सा जलालुद्दीन अपना सीरियस नहीं हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद यदि सीरियस हो जाता
तो ये अधीनता 1556 में स्वीकार हो जाती मजनू खां की सहायता से। अब 20 जनवरी 1562 को कछवाया वंश के शासक भारमल ने अधीनता स्वीकार की। ये अधीनता स्वीकार किसने की थी? भारमल ने अधीनता स्वीकार चल के प्रपोजल दिया था। इसमें कम मजा आता है। एक तो देखो ये होता है अगला आक्रमण करे या सेना भेजे या युद्ध करे, भारमल चल के कह रहा है आजा राजा लूट ले, मतलब खुद कह रहा है ले तेरा ही है, ये सारा साम्राज्य आमेर उमूर सब तेरा ही है। अकबर क्या बात करता है, मतलब इसको अपना दामाद बना लिया जलालुद्दीन मोहम्मद को। मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश में मित्रों अधीनता स्वीकार की जाती है 1507। देखो मोटा राज, देखो वैसे 1570 के अंदर नागौर का दरबार लगा था, नागौर दरबार लगा था। उस नागौर दरबार के दौरान शासक थे वो थे चंद्रसेन, मारवाड़ के। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे चलकर अधीनता स्वीकार की जाती है मित्रों 1582 में अधीनता स्वीकार होती है, और जिसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह नाम था। मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। बीकानेर का शासक था 1570 के नागौर दरबार के दौरान ही कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की, जो की अधीनता स्वीकार के साथ में ही साथ अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को उनकी सेवा में भेज दिया। चलिए, मेवाड़ का सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप ताउम्र संघर्ष करते रहे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर का एक सपना था कि महाराणा प्रताप को जिंदा देखूं, सपना ही रह गया। सपने हमारे भी होते हैं, सपना अकबर का भी था, सपना राणा प्रताप का भी था। राणा प्रताप का कुछ और ही था, लेकिन अकबर का यह था कि महाराणा प्रताप को मैं जिंदा एक बार देखूं, महान शख्सियत को, जिसने मेरे को उंगली पे नचा के छोड़ दिया। ये आदमी इतना खतरनाक, अरे बाप रे खतरनाक आदमी था, देखूंगा जरूर। सपना ही रह गया था। अब हुआ क्या, राणा प्रताप प्राणों को त्याग गए, लेकिन स्वाभिमान कभी न झुकने दिया। इनका पुत्र अमर सिंह हुआ। अमर सिंह में भी अपने पिता की तरह स्वाभिमानी कूट कर भरी हुई थी, लेकिन पुत्र का पुत्र जो होता है ना, कई बार नुकसान करवा देता है, आने वाली पीढ़ी मजबूत हो या ना हो। चाणक्य ने एक बार अर्थशास्त्र में एक बात लिखी है कि एक शासक यदि महान है ना, उसकी महानता का या तो वो पीक टाइम है या उससे भी खड़ा एक खतरनाक पीक टाइम आएगा। कभी एक शासक का, एक मनुष्य की जिंदगी का एक सामान्य लेवल बराबर नहीं चल सकता है। यानी पीक पे इंसान जा सकता है, लेकिन उस पीक पर जाकर इंसान लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता है, ऊंचाई पे लंबे टाइम तक टिक नहीं सकता है। इसलिए चाणक्य ने कहा कि मैंने तैयार किया चंदू को, यानी चंद्रगुप्त को। मेरा चंद्रगुप्त तगड़ा निकल गया, मैंने तैयार किया है, लेकिन चंद्रगुप्त की आने वाली संतान बिंदुसार, चंद्रगुप्त का संतान जो बिंदुसार हुआ, क्या वो ऐसे काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या मेरे से उसका रिलेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि आगामी शासक उस एक नीति के ऊपर, उस गाइडलाइन के ऊपर काम करे। तब उन्होंने मित्रों 5 भाषाओं के मिश्रण से इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ताकि आगामी आने वाले जितने भी शासक हैं वो नीति को पढ़े। एक राजा को कूटनीति का भी पता होना चाहिए, एक राजा को सही नीति का भी पता होना चाहिए, एक राजा को प्रजातंत्र का भी नॉलेज होना चाहिए, एक राजा को राजतंत्र का भी नॉलेज होना चाहिए, एक राजा को लोकतंत्र का भी पता होना चाहिए, प्रजातंत्र क्या कहता है उसको हर तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए प्यारे मित्रों, मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, न कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की। मामला थोड़ा सा चेंज था। इधर तीनों तरफ अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। इधर मतलब इनका जो राजा है एक तरीके से अकबर, यहां पर जितने भी वंश है अकबर की गुलाम हो रहे हैं सारे के सारे ये। लेकिन यहां पर मित्रों मेवाड़ वाले जो गुलाम हुए थे ना, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार की थी, वो मित्रों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। और महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। 1615 के अंदर वो अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। अमर सिंह सिसोदिया ने, पहला अमर सिंह है, दूसरे बाद में आएंगे। ठीक है, देवड़ा वाटी के देवड़ा वंश, सुल्तान देवड़ा करके शासक था मेरे लाडलों।
सुल्तान देवड़ा ने अधीनता स्वीकार की थी। ये वार्ता है 1571 की वार्ता है। देवड़ा सुल्तान नागौर का जो दरबार था, उस नागौर दरबार में तो नहीं आया, लेकिन बाद में अभियान भेजा, धमकाया तो मान गया, बोले कोई बात नहीं मैं कर लेता हूं। सुल्तान देवड़ा ने अधीनता स्वीकार नागौर दरबार में तो नहीं आया, थोड़े टाइम बाद में कर ली थी, तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की सुलह कुल की नीति। हा 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 हा, चलो ये वाली बातें तो आपकी मित्रों पूरी हो जाती है। अकबर के कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, अकबर के कई बार बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो मैं कुछ अकबर के बारे में आपको 15-20 बातें बताना चाहता हूं, सुनो जरा। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, आपसे सवाल पूछा जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? बड़ा गजब का सवाल है ये, बताइए मेरे को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी 1556 को कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। कलानौर ये अपने पंजाब में पड़ता है। कलानौर कहां पड़ता है? पंजाब में, याद रखना है। अकबर का राज्याभिषेक करवाया किसने था? बेराम खान था, या बेरम खां कह सकते हो, बेरम खान ने करवाया था। इनका राज्याभिषेक करवाया था, करवा दिया। इनके शासनकाल के दौरान इनका विधिवत राज्याभिषेक थोड़े टाइम बाद में होता है, इस टाइम नहीं होता है। 1560 से लेकर 1562 तक का इनका 2 साल का ऐसा टाइम था अकबर का, जिसे हम बोलते हैं पेटीकोट शासन बोलते हैं। पेटीकोट शासन का मतलब है इसमें महिलाओं की प्रधानता थी, महिलाओं का शासन रहा था, जिसे पेटीकोट बोलते हैं। पेटीकोट शासन मस्त। आप पेटीकोट को वैसे मत देखना, पेटीकोट वैसे एक महिलाओं का वस्त्र होता है, उसकी गहराई में जानने का प्रयास मत करना। उस पेटीकोट का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, ये महिलाओं के संपर्क में रहा था, महिलाओं की नीति पे काम कर रहा था। बिल्कुल आप सही कर सकते हो। बेशरम खां नहीं है, बेरम खां है। बेशरम खां मत बोलिए, क्योंकि बेरम खां कोई एरे गहरे इंसान नहीं है। बेरम खां बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। ऐसे इंसान होते हैं ना। बेरम खां इतना मस्त आदमी था, बेरम खां चाहता तो ये 14 साल के छोरे को, ये लोंडा था, क्या था ये, कुछ भी नहीं, अकबर की मुंडी मरोड़ के खुद राजा बन जाता। बेरम खां था तभी हुमायूं राजगद्दी पे पुनः बैठ गया। ऐसे पठान जितने भी हुए ना, वफादार हुए। एक पठान हकीम खां सूर भी हुए हैं, एक पठान बेरम खां भी हुए हैं। मित्रों ये बहुत वफादार इंसान है। पेटीकोट शासन 2 साल चला था। 2 साल में पता चल गया इस पेटीकोट में कोई आनी जानी नहीं है। पेटीकोट से जल्दी अकबर जल्दी बाहर आ गया। समझ में आ गया? बाप रे, दम घुट गया पेटीकोट में, चलो बाहर निकलो यहां से। पेटीकोट शासन से बाहर निकल गया। 1562 में क्या होता है, इसकी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। मतलब इसकी जिंदगी में तरह तरह के काम हुए, तब इसको पता चलता है। 1562 में ही मित्रों, अब ये होता क्या, देखते रहना जरा इसके साथ में। इस टाइम आमेर मुगल संधि होती है। 1562 में आमेर मुगल संधि होती है। 1562 में ही मुगल राजपूत पहली बार विवाह संबंध होता है। मुगल राजपूत विवाह संबंध होता है, यानी हरकाबाई का विवाह, जिसे आप जोधाबाई कहते हो, जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ में इनकी शादी हो गई। 1562 में ही आपको पता है तो एक कौन सा बताओ, 1562 में इन्होंने कौन सी प्रथा का अंत किया था, जल्दी से बताइए मेरे को। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। इसी 1562 में अकबर ने एक प्रथा बंद की थी, वो प्रथा कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, टिप्पणी करके बताओ मेरे लाडलों प्यारे विद्यार्थियों। 1562 में वफादार था दुर्गादास राठौड़ जी भी थे। बिल्कुल, दुर्गादास राठौड़ तो एकदम वफादार थे, उसमें क्या दोहराई है, कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। और ये तो बिल्कुल दुर्गादास राठौड़ तो इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जो आज वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी, प्राण त्यागने के बाद भी, आज भी वो नाम जनता के और मारवाड़ियों के दिल और दिमाग में आज भी गूंज रहा है। अब मुझे फटाफट से आप कमेंट करके ये बता दीजिए मेरे लाडलों, मुझे ये बताओ कि 1562 में कौन सी प्रथा का अंत किया था, जल्दी से मेरे को आप प्रथा बताइए। ये प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रथा एग्जाम में मित्रों सीधे स्तर पे पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाएगी, इसलिए आप मेरे को डायरेक्ट फटाफट से बताइए। शाबाश, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताओ, साथ के साथ बताना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आपसे अच्छी उम्मीद रखी जाती है और आप इस कमेंट का जवाब नहीं दोगे। बातें करने वाले तो बहुत सारे विद्यार्थी है। अब देख रहा हूं असली हीरो आप में से कौन है, कौन मेरे को इस प्रश्न का जवाब देता है और कौन दे पाता है और कौन नहीं दे पाता है। अब दोनों तरह के स्तरों का आपका पता चल जाएगा। जल्दी बताओ, नहीं पता चल पाया? चलो तो फिर मैं अब आगे बढ़ लेता हूं। आपसे उम्मीद रखी थी पर आपने नहीं बताया। चलो अब मैं बताता हूं। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो 1562 में जो पेटीकोट शासन खत्म हुआ उसी को पर्दा शासन भी कहा जाता है एक तरीके से। मित्रों इस शासन को पर्दा शासन भी कहा जाता है, ये भी आप खोपड़िया में रख लेना, काम आएगा। 1562 में, अरे ठीक है तो बाहर निकलोगे क्या? अरे त्रिलोका डट जा रे भाई, डट जा। दास प्रथा का अंत किया मित्रों, दास प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में। 1563 में इन्होंने एक कर समाप्त कर दिया। हिंदुओं पे लगने वाला कर था जिसे तीर्थ कर कहते हैं, तीर्थ कर इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, तीर्थ कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर हटा दिया। 1564 में जजिया कर हटा दिया था अकबर महोदय ने, हटा दिया, जजिया कर हटा दिया 1564 में। इसके बाद मित्रों एक प्रथा है जिसे हम बोलते हैं मनसबदारी प्रथा। 1567 में मनसबदारी प्रथा का आगमन होता है। मनसबदारी प्रथा, इस प्रथा को लेकर कौन आया था? टोडरमल लेकर आया था। इस प्रथा का आगमन हो गया, टोडरमल लेकर आया। इस प्रथा का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 71 में किया गया। इस प्रथा को स्थायी कब किया गया? 1597 में इसको स्थायी किया गया। फिर मेरे लाडलों 1568 आपको पता है सलीम का जन्म हुआ। सलीम का जन्म 1567 में हुआ। 1570 की बात करें, 1570 में नागौर का दरबार लगा। नागौर का दरबार कब लगा था? 1570 में नागौर का दरबार लगा। 1571 में क्या होता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है। मित्रों फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। 1572 में क्या होता है? राणा प्रताप के पास पहला अभियान गया। राणा प्रताप के पास पहला अभियान जाता है मित्रों, जलाल खां के नेतृत्व में। जलाल खां के नेतृत्व में पहला अभियान गया था, मेवाड़ की तरफ गया था। 3 अभियान 1573 में जाते हैं। हाँ टोडरमल सर शेरशाह सूरी का दरबारी छोड़ने, हाँ 6। इसके बाद 1572 के बाद सीधा आ जाओ 1576 पे। आपको पता है मित्रों इस टाइम एक युद्ध होता है, तत्काल में इसको नाम मिला था खमनोर का युद्ध। इसको खमनोर का युद्ध ही कहा गया था। जबकि मित्रों कर्नल टोड जब यहां पर आया, कर्नल टोड ने पूरी व्यू रचना बनाकर इसको हल्दी घाटी युद्ध का नाम दे दिया था। इससे पहले इसको किसी ने भी हल्दी घाटी का युद्ध नहीं कहा था। कर्नल टोड ने संज्ञा दी थी मेवाड़ की थर्मोपैली की तो संज्ञा दी थी। हल्दी घाटी युद्ध पहली बार, जबकि खमनोर का युद्ध जो सबसे पहली बार कहा था वो कहने वाला, संजीव वर्णन करने वाला, आंखों देखा वर्णन करने वाला अबुल फजल था। आईने अकबरी में खमनोर के युद्ध का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। आज इस खमनोर का युद्ध या हल्दी घाटी युद्ध का संजीव सबसे वर्णन आज भी अपने आंखों से देखना चाहते हो तो वो आपको राज प्रशस्ति में मिलेगा, जो 9 चौकीपाल राजसमंद झील के उत्तरी भाग में राज प्रशस्ति में रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और आज वो आपको राजसमंद झील के किनारे उत्तरी भाग में मिल जाएगा। 25 बड़े बड़े शिलालेख वहां पर आज भी स्थापित है। 1576 में खमनोर का युद्ध करवा दिया। 1582 में मित्रों दिवेर का युद्ध हो जाता है। दिवेर की चौकी पर इस प्रकार सुल्तान खां और बहलोल खां को बुरी तरह से बिखेरने के बाद फिर यहां पर शुरुआत होती है खतरनाक वाली। दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर। महाराणा प्रताप की मित्रों मुगलों के प्रति पहली खतरनाक जीत थी, इसमें आर पार की बात थी। मीठा लाल मना सर मैं ट्रिपली में आपसे पढ़ा था। अरे वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। बादशाह बाग में मैं बता दूं भारतीय सर्वोत्तम युद्ध नहीं हुआ था, वो वहां बादशाहों का वहां ठिकाना था, वहां पर कैंप लगे थे।
बादशाह बाग इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि बादशाह वगैरह कह रहे हैं कि वहां पर रुके थी बादशाह की सेना, मुगल सेना रुकी थी, इसलिए बादशाह बाग बना हुआ है वहां पर। और ऊपर से पहाड़ों से भीलों ने उन पे अटैक किया था, वहां से फिर भागे थे, ऐसे हुआ था। 1582 में दिवेर का युद्ध करवा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अकबर से जुड़े हुए जो मैंने आपके बीच में से साझा कर दिए हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राजस्थान के अंदर मित्रों बहुत सारे त्रिवेणी संगम हैं, बहुत सारे हमारे राजस्थान में त्रिवेणी संगम हैं। बहलोल खां को तो हल्दी घाटी में प्रताप ने घोड़ा समेत काट दिया। विशाल कुमार आपके ज्ञान को अपडेट करने वाला है। शायद आपने जो पढ़ रखा है वो बहुत ज्यादा अपडेट मांग रहा है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा तो सारा है लेकिन आपने सही टाइम पर इसको यदि अपडेट नहीं किया ना तो वो हल्दी घाटी वाले दिवेर में चले जाते हैं, दिवेर वाले हल्दी घाटी में चले जाते हैं। विशाल कुमार, इससे स्पष्ट पता चलता है कि आप बिल्कुल भी अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हो। यार एक बार शुभ यात्रा की वीडियो में आप दिवेर देख लो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप कैसे भूल सकते हो। यार मैंने उस जगह पर जाके पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दिखाई, यार आप ढंग से उसको देख ले होते तो आपकी दिक्कत आती ही नहीं। हल्दी घाटी, थर्मोपोली, दिवेर के युद्ध, ऐसी बातें आप भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, न मैं होने दूंगा। सोनाली, सन्नी, हाय हेलो, बस तो अब निकल कर बाहर आओगे क्या? बस तो बताइए क्या चाहते हो, बताइए। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राजस्थान की नदियों में एक बात है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम क्या होता है मित्रों? त्रिवेणी संगम का मतलब होता है 3 नदियों का संगम होना। सर जी सवाई माधोपुर में भी तो खंडार का है ना? बिल्कुल, ये खंडार वाले पे भी वीडियो बनी हुई है, लेकिन वो भी जल्दी आपके बीच में लेकर आएंगे। त्रिवेणी संगम, चलो आपने जब खंडार की बात कर ली है, उसको खंडार की बजाय आप रामेश्वरम बोलो ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि खंडार से 18 किलोमीटर, 18 और 5 23 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। रामेश्वरम धाम इस मंदिर से भी 500 मीटर दूर पड़ता है। रामेश्वरम धाम, खंडार, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, यहां पर 3 नदियों का संगम है। सबसे मुख्य है चंबल, चंबल, नंबर 2 बनास। चंबल और बनास के संगम पे घड़ियाल बहुत मिलेंगे, और एक तरफ है सीप जिधर घास ही घास खड़ी रहती है खूब सारी। विशाला अपडेट मांग रहा है, यकीन करो, एक काम करना, आप शुभ यात्रा पे जाके दिवेर की डॉक्यूमेंट्री देखना, जिंदगी में दिवेर से जुड़ी बात कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं बिंगोद, 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 मांडलगढ़ इधर है भीलवाड़ा में। देखो जिन जिन का सेंटर भीलवाड़ा आया है वो खास करके ध्यान रखना, स्टेशन पर उधर उधर मत ताकना, क्योंकि जानूडी मिल गई रे, भीलवाड़ा मिल गई रे। जानूडी इधर उधर हाथ देती हुई बुलाएगी, आजा आजा, 10 बजे पेपर है, अरे उस चक्कर में नुकसान हो जाएगा। 9 बजे 1 घंटे पहले पहुंचना है। मैं कह रहा हूं आप 9 बजे नहीं, आप 8 बजे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिमाग को रिलैक्स करके पहुंचना है वहां पर, ऐसे नहीं हाथ में किसी के मान लो कोई किताब लेके घूम रहा है, कोई उत्तर कुंजी लेके घूम रहा है, कोई क्रोनोलॉजी लेके। हाँ ये देखा है मैंने, मतलब क्रोनोलॉजी की बीमारी है ना, ये एग्जाम के कुछ देर से पहले भी आपके रहती है। मतलब कोई जींस पैंट के पीछे जेब के अंदर, मैं कई बार देखता होता हूँ सेंटर पे जाता हूँ ना, जींस पैंट के पीछे बड़ी जेब में क्रोनोलॉजी फंसा के चलता होता है। कोई लिखा होता है 1100 प्रश्न का कलेक्शन, कोई 11,000 प्रश्न कलेक्शन, मतलब ऐसी ऐसी किताबें वो जेब में कोई पीछे डाल के ले जाता है, कोई आगे डाल के लेके जाता है। भाई मत फंसाया करो, कहीं कुछ ऐसी दिक्कत हो जाएगी। जो पढ़ा होता है वो पहले ही काम आता है। हाँ उस टाइम कई ऐसे ऐसे मतलब महात्मा भी होते हैं, जो पेपर देने जाता है ना, तो या मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं मान लो, या कोई बैठी है मान लो, पीछे पीछे पढ़ती जाएगी ऐसे, ओहो ये पुरस्कार मिल गया यार, ये चलता गया यार, ये आ गया यार, ये आ गया यार, ये आ गया। मतलब ऐसा मत किया करो, आप पेपर देने जा रहे हो, मस्ती से रिलैक्स होके जाया करो। कैपरी पहन के, कैपरी पहन के, समझ रहे हो ना, कैपरी पहन के,
और बिल्कुल इतनी इतनी स्लीवलेस, कोई हाफ बाजू का झंझट नहीं, कोई फुल बाजू का झंझट, कड़े कुड़े धागे कड़े। अब मेरे तो टेंशन हो रही है, धागे इतने परमानेंट किए हुए हैं, सारे काटने पड़ेंगे। आरएस का पेपर है ना। हाँ, तो एकदम बढ़िया से मस्ती से जाया करो, कोई झंझट नहीं है। दूर से देखते ही मतलब अगले को लग जाए वाह ये ठीक है, मतलब वो मशीन लगा गई, चेक ना करना पड़े आपको। वो कोई ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ वो ऐसे अटैच करते हैं वो मशीन से, कुछ भी नहीं करना पड़े, दूर से देख ले। मैं तो कहता हूँ रिबॉक वाला एक चड्डा आता है जो बच्चे पहनते हैं ना, वो पहन के जाना चाहिए लड़कों को। तो और आप इतनी टी शर्ट पहन के जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कोई शक भी नहीं करेगा। और मत को रोड और कटवा जाओ बढ़िया तरीके से, बाल बुल साफ करके जाओ। ये भी नहीं है कि कोई विग पहन के आए। चप्पल भी बिल्कुल सिंपल आती है ना, ये 150 रुपए की आती है रिलैक्सो वाली, वो पहन के जानी चाहिए, जिसके अंदर वो कोई ब्लूटूथ वगैरह भी सेट ना हो जाए कहीं, ऐसे साफ सुथरा है। और अगले को शक ही ना हो, चप्पल ही क्लास के बाहर खोल दो, चुपचाप जाके सीधा बैठ जाओ जी, चप्पल पड़ी है बाहर के चेक करना ब्लूटूथ है कि नहीं, वो बाहर पड़ी है देख लेना, आराम से, कोई नहीं छेड़ेगा। अभी इतने तो लंबे लंबे आप जीटीए से बाल करके जाओगे, वहां पर तो आप पे 4 प्रकार का डाउट होगा, इतने लंबे लंबे आंखों तक बाल होंगे तो हो सकता है कोई। हाँ तो ये तो है ना, बस मस्ती से जाओ पेपर देने बिंगोद मंडलगढ़ भीलवाड़ा। क्योंकि मैं तो ऐसे ही जाता हूं, एक बार वो राजस्थान पुलिस का पेपर देने चला गया था 2016 वाला का पेपर की बात है, तो मैं तो ऐसी हालत में था, इतनी स्लीवलेस वो टी शर्ट पहनी हुई थी, कैपरी पहनी हुई थी। मिल गई एक वहीं हनुमानगढ़ की बच्ची थी, बोला अरे सर जी आप हो ना। मैंने कहा हाँ। तो सर ऐसे कैसे हो रहे हो। और मौके पे उस टाइम था क्या कि वो बाल मेरे साफ किए हुए थे, रोडा तो मैं हुआ था। और कई लोगों ने फोटो और खींच ली, मैंने कहा यार खींच लो कोई बात नहीं। कई तो आज ही मुझे भेजते हैं सर जी आप भी कभी ऐसे पेपर देने गए थे। मैंने कहा कोई डाउट नहीं होता यार, चड्डा पहन के जाओ बढ़िया से, और दिक्कत कहाँ आती है। नो ना रहे बांस ना बाजे बांसुरिया, दिक्कत कहाँ है। बिंगोद पूरा कर दो, मंडलगढ़ भीलवाड़ा, यहां 3 नदियां मिलती है। सबसे मुख्य नदी है बनास, बनास के साथ साथ एक और आती है, नीचे से आती है मेनाल नदी, और एक आती है बेड़च, ये भी गोगुंदा से तो आ रही है, पर इसको पहले आयड बोलते हैं, वो उदय सागर झील के बाद इसको बेड़च बोला जाता है। ठीक है, बिंगोद के बाद में एक जगह है राजमहल। राजमहल इंपोर्टेड जगह है, राजमहल टोंक में पड़ता है राजमहल। 3 नदियां मिलती है आके, बन्ना डाई खा यानी बनास डाई खारी, बनास डाई खारी, 3 नदियों का यहां पर होता है संगम, बनास डाई और खारी। आले आपके सामने नदियां ही नदियां। अब बताओ किसमें कोई दिक्कत लग रहा है, किसी में दिक्कत है, नो दिक्कत, दिक्कत नहीं आने दे भाई। ठीक है, ये तो एक तरीके से तुकबंदी पूरी हो रही है, पटा हुआ वही काम आएगा जो आपने पहले पढ़। सर सर्दी चालू हो गई है तो ध्यान भी रखना पड़ेगा भाई, 10 बजे आपको सी नहीं लगने वाला, नहीं मरोगे आप सर्दी से। 10 बजे पहले तो ये बता, 10 बजे कौन से रजाई ओढ़ के घूमता है, 10 बजे कौन सा कोट पहन के घूमता है, मेरे को बता। 6 बजे पेपर थोड़ी स्टार्ट हो रहा है? बस तो फिर और क्या है। तो सर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ाना बंद कर दिया क्या? ना बंद चालू कुछ नहीं होता है। खैर ऐसा है, जो को बैच होता है तो ले लेते हैं, नहीं है तो अब भी देखो क्या करें, कोई बैच चालू होता है। एक बात, BAD गेमी 3, ये तो नाम ही आपका बड़ा स्टैंडर्ड का है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी बैच जब चालू होता है, कोई बैच स्टार्ट होता है, उस बैच के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम चाहिए? 3 से 4 महीने चाहिए ढंग से उस बैच को करना है, तो कंप्लीट करना है। तो मोटा मोटी 300 घंटे का मेरे जीके का पार्ट होता है। मैं 6-6, 8-8 घंटे लेके कंप्लीट जीके में करवा लेता हूं। ठीक है, मान ली मैं पूरा जीके करवा देता हूं, 2.5 महीने में करवा दूंगा। अब भाई मैं तो करवा दूंगा, फिर बैच साइंस की भी 3 पोर्शन बचते हैं, मैथ रीजनिंग के बचते हैं, सबका शेड्यूल नहीं बैठ पाता है। इसलिए कोई भी बैच होता है 3 से 4 महीने उसके लिए पूरा प्रॉपर चाहिए। अब भाई वीडियो की भर्ती आई तो न तो प्रॉपर इतना टाइम तो इसके अंदर भी मिला, क्योंकि ये कोई कंपनी जो बैच लॉन्च करती है ना, तो सबसे पहले वो अपना प्रमोशन करती है, वो ऐड करती है। 15-20 दिन आपको बताएगी हमारा बैच आएगा, हमारा बैच आएगा, ये हमारा टीचर है, ये ऐसे करेगा, वो वैसे करेगा, मतलब ऐड चलाएगा, ऐसे देंगे, नोट्स देंगे, लाइव क्लास देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, क्विज देंगे, वो देंगे, एक के साथ एक फ्री देंगे, इतना का ऑफर देंगे, 10% देंगे, वो मतलब वो महीने भर तो अपनी ऐड चलाते हैं।
भी कोई भी संस्था होती है भी करेगा रोजी रोटी लिए, सब अपना अपना प्रयास करते हैं। 1 महीना उनके एड में निकलता है, 15-20 दिन प्लानिंग में निकलती है, फिर प्रॉपर बैच शुरू करो, इतना टाइम ही नहीं बच पाता है, कहां से करे। आरएस में क्या बैच चला ले, क्या कर ले, फॉर्म भरने के बाद टाइम कितना बचा था, टाइम नहीं था, तो कैसे बैच चल जाए। उससे पहले कोई सीरियस नहीं तो बोला कि फार्म तो भरे, पहले पेपर तो फिर देखेंगे। तो इस कारण से जब कोई प्रॉपर टाइम आता है ना, उस हिसाब से बैच भी चालू करते हैं। ये चीजें हैं। और बताओ, ठीक हो, कुशल मंगल, और मस्त रहा करो, ज्यादा फिक्र मत करो यार, कोई पेपर ही तो है, पेपर ही है, कोई काला पानी की जेल थोड़ी है, कोई इतना भी दिमाग में इसको सीरियस मत लो। हाय पेपर, नींदों में सो तो ही हाय पेपर, अरे इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। माना कि सीरियस लिया जाता है, इतना भी सीरियस मत लो कि वो तथ्य आपके दिमाग की स्थिरता को उथल पुथल कर दे, इतना भी सीरियस नहीं लिया जाता है। ऐसे पागल हो जाओगे, खोपड़ी खराब हो जाएगी, लोग आपको पप्पू गैंग कहेंगे फिर आपको। सर वीडियो में 14 सब्जेक्ट कैसे पढ़े, इतना टाइम, अमित अरोड़ा, कुछ भी नहीं है। वीडियो के 14 सब्जेक्ट ऐसे क्लियर होते हैं, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैं दीपावली के बाद यूट्यूब पे क्लास शुरू करके, और मैं 20 दिसंबर से पहले सारा सिलेबस करा दूंगा, देख लेना। और बताओ, कुछ भी नहीं, वीडियो में कुछ भी नहीं है। आगे बताओ सर, आंदोलन में क्या हुआ? आंदोलन में क्या हुआ? एसआई का मामला था और रीट का मामला था, वो तो देखो कुछ उठ नहीं पाया, कुछ हुआ नहीं। बाकी और बातें थी वो उठ गई, ठीक है। और जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ वो मामला गायब है, बस और क्या है। जहां तक मुझे लगा विद्यार्थी हित में जाना चाहिए, मैं गया, मुझे लगा राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है, सब अपने अपने सीटें सेकने लगे हुए हैं, तो मैं पीछे हो गया। और पूछो सर, आज के टाइम में कुछ सीरियस नहीं है। अच्छा सही, इसका बड़ा ज्ञान है छोरी। पप्पू का मतलब राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं है, सब काल्पनिक पात्र। सर आपके जीके के क्वेश्चन दिखते हैं वहां, लेकिन आप नहीं दिखते हैं, तो पूछा। अच्छा ऐसा है, मेरे क्वेश्चन तो घूमते रहेंगे ना, पुरानी वीडियोज या रिकॉर्डिंग वो घूम फिर के आगे आ जाती है, इसलिए। हाँ देखो प्रेम ऐसे है, राजनीतिक वाली टेस्ट सीरीज है ना, वो वीडियो एग्जाम में दूंगा आपको। अब तो देखो टाइम नहीं बच पाया है इतना। हाँ आरएस एग्जाम में मैं एक डाल भी दूंगा या 2-5 घंटे के लिए भी आऊंगा, तो फिर वो तुकबंदी पूरी करनी है, वैसे तो मैं करता ही रहता हूं। चलिए बहुत बढ़िया। आग लगने पे कभी कुआं नहीं खोदा जाता है, मस्ती से पढ़ो। ओ हल्ला, हाय 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 हाय, अरे पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, बस पटवारी रातों रात, बस मैं पटवारी बन जाऊंगा, रातों रात जरीब फीता सब माप दूं, रातों रात मैं झंडे गाड़ दूं, रातों रात मैं ये कर दूं, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए रिलैक्स होके नॉर्मल, जैसे मान लो आए हुए पेपर हैं उनको सोल्व कर लो, डायमंड कलेक्शन है उनको निकाल लो। भी 1000-1100 क्वेश्चन कलेक्शन पड़ा है, मैंने बहुत दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है, एक बार फिर मैं आपको वो दोबारा रीसेंड करवा दूंगा, तो वो देख लेना। आरचू सर लगा है मेरे से नाराज है, रिप्लाई नहीं दे रहे। नहीं आरचू ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज की बात करते हो आप, तो टाइम पे तो आए नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आपके साथ अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा आपके साथ। अभी मैंने लगभग 1.25 घंटा आपके साथ मैंने व्यतीत किया, ऐसा लगा जैसे कोई आपकी दुनिया में ही था, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार बांटते रहेंगे, प्यार मोहब्बत करते रहेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, बाय। Bye.